नहीं हो रही थी वापस अंदर जाने की। हम नीचे डिनर करने गए। मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा था। मैंने प्रतीक से कहा, सुन, हम यहां से चलते हैं यार, मुझे यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा। कैसी बातें कर रहा है? बाहर इतनी बारिश हो रही है, कहाँ जाएंगे? रात को यहीं रुक जाते हैं। तुझे डर नहीं लग रहा क्या? नहीं, डरने की क्या बात है? प्रतीक का सारा डर अचानक से कहाँ गायब हो गया था, मैं समझ ही नहीं पा रहा था। खाना भी मुझसे खाया नहीं गया। वो क्या खाना था मैं आज तक समझ नहीं पाया हूं। उससे एक बहुत अजीब सी स्मेल आ रही थी। पर खाना खाते खाते मैंने जब टेबल के नीचे देखा तो उन अंकल के पैर कुछ अजीब से मुड़े हुए थे। उनमें कुछ एबनॉर्मल सा था। बाकी सबने जूते पहने थे तो मैं किसी और के पैर नोटिस नहीं कर पाया। बचपन की सारी डरावनी कहानियां मुझे याद आ रही थी। मैंने सोच लिया था कि अब हम यहां एक पल और नहीं रुकेंगे। मैं उठ गया और थोड़ा दूर जाकर मैंने प्रतीक को बुलाया। मैंने उससे बोला कि अब हम यहां से जा रहे हैं। ऋषभ, अभी बाहर जंगल में कहां जाएंगे? वहां तो और भी खतरा है। तू चल रहा है या नहीं? कोई नहीं जाएगा। यहाँ जो एक बार आता है वो वापस नहीं जाता। प्रतीक, तू ये क्या कर रहा है? प्रतीक, मेरा हाथ छोड़। प्रतीक, मेरा हाथ छोड़। प्रतीक, मेरा हाथ छोड़। देख, ये क्या हो रहा था और प्रतीक क्यों इन लोगों का साथ दे रहा था? मैंने किसी तरह अपना हाथ प्रतीक से छुड़ाकर दरवाजे की तरफ भागने की कोशिश की। पर जैसे ही मैं दरवाजा खोलने वाला था, ना जाने कहां से वो बूढ़ा आदमी एकदम मेरे सामने आ गया। उसकी आंखें लाल थी और उसने मेरा गला दबाने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। मैं वापस घर के अंदर भागा। मैं जैसे ही हॉल के बीच में पहुंचा तो एक तरफ से वो लड़का और लड़की मेरी तरफ बढ़ रहे थे और पीछे से वो बूढ़ा आदमी। ये कौन थे, क्या थे, मुझे कुछ नहीं पता। सिर्फ इतना पता था कि वो लोग मुझे छोड़ेंगे नहीं। पर इन सब में प्रतीक कहाँ था, मुझे कुछ नहीं पता। वो ऐसा क्यों कर रहा था ये भी नहीं पता। पर हाँ, इतना जरूर पता था कि वो भी शायद इन लोगों से मिल गया है और अपनी जान बचाने के लिए मुझे मारना चाहता है। मेरा अपना बचपन का दोस्त भी ऐसा कर सकता है? मैंने कभी सोचा नहीं था। अब मेरे पास भागने के लिए और कोई जगह नहीं थी। मैं चारों तरफ से घिर चुका था। सिर्फ सामने एक सीढ़ी थी जहां से मैं पहले ऊपर गया था। मैं सीधा सीढ़ी की तरफ भागा और ऊपर गया। वो तीनों मेरे पीछे आ रहे थे। पर जैसे ही मैं ऊपर गया तो मैंने देखा कि प्रतीक भी उतने ही गुस्से से मेरी तरफ बढ़ रहा है। पहले मैं कुछ समझ नहीं पाया, पर जब वो पास आया तो कुछ बदला हुआ लग रहा था। वो तीनों भी ऊपर आ गए और मेरी तरफ बढ़ने लगे। एक तरफ से प्रतीक, जो कि लगभग अब मेरी बगल में आ चुका था, और दूसरी तरफ से वो तीनों, वो भी मेरे बगल में आ ही चुके थे। मेरे पास कहीं भागने का कोई चारा नहीं था। मैं पीछे होता गया और मुझे पता ही नहीं चला कि कब मैं सीढ़ियों की रेलिंग से पीछे गिर गया। बस मुझे अपने फर्श से टकराने की आवाज सुनाई दी। बंद होती आंखों से मैंने उन पांचों को ऊपर देखा। वो जोर जोर से हंस रहे थे और उन पांचों में एक मेरा अपना दोस्त था। पर दरअसल ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इस कहानी का सबसे दिलचस्प पहलू तो अभी आपको बताना बाकी है। खुद ऋषभ के शब्दों में अगले दिन जब उन्हें होश आया तो वो घर पे नहीं बल्कि उसी जंगल के पुराने कब्रिस्तान में थे, जिसमें कई सारी उजाड़ कब्रें थीं। ऋषभ के सिर पे गहरी चोट थी, पर सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात तो ये थी
कि उनके बिल्कुल बगल में प्रतीक था, जो पिछली रात कब मर चुका था ये कोई नहीं जानता। वो कैसे मरा कोई ये भी नहीं जानता। ऋषभ पर जिस प्रतीक ने हमला किया था वो जिंदा भी था या नहीं ये ऋषभ भी नहीं जानता था, और शायद कभी कोई जान भी न सके। इसीलिए आप भी इस किस्से के बारे में ज्यादा मत सोचिए, क्योंकि मैं कल रात फिर तैयार रहूंगा आपके लिए एक नई घटना लेकर, जिसे सुनकर ऋषभ की तरह आप भी कह उठेंगे, क्या वो सच था। एक आखिरी बात, जिंदगी में दोस्ती, मजा, मस्ती ये सब जरूरी है, पर आप जो भी करें सुरक्षित होकर करें, जोश में होश न खोएं। अगर उस रात प्रतीक और ऋषभ पूरी तैयारी के साथ जाते तो प्रतीक आज भी हमारे बीच होता। खैर, आज के लिए इतना ही। गुड नाइट एंड टेक केयर।